दोस्तों, आज हम जिस कहानी के सफर पर निकलने वाले हैं वह सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर नहीं है, बल्कि एक ऐसा दर्दनाक और खौफनाक सच है जिसने पूरे देश की रूह को कपा कर रख दिया था। साल 2026 की नई वेब सीरीज राख 1978 के उस चर्चित गीता संजय चोपड़ा केस से प्रेरित है, जिसने हर माता पिता के दिल में एक अनजाना सा डर भर दिया था। सीरीज में मेकर्स ने नाम और थोड़े किरदार जरूर बदले हैं, पर इसके पीछे का दर्द और दरिंदगी का सच बिल्कुल वही है। कहानी शुरू होती है 1978 की दिल्ली से। एक बेहद शांत और सुकून भरा माहौल, जहां लेफ्टिनेंट कर्नल अशोक अरोड़ा अपने खुशहाल परिवार के साथ रहते हैं। उनका 14 साल का बेटा साहिल और 16 साल की बेटी सुमन, दोनों घर की रौनक हैं। और आज सुमन का सबसे बड़ा दिन है। उसे पहली बार ऑल इंडिया रेडियो पर गाने का मौका मिला है। शाम का वक्त है। मां मोना अपनी बेटी को तैयार कर रही है और शगुन के तौर पर अपने कानों से सोने के झुमके निकालकर सुमन को पहना देती है। साहिल अपनी बड़ी बहन को सुरक्षित रेडियो स्टेशन पहुंचाने के लिए साथ खड़ा है। दोनों हंसते मुस्कुराते मां का आशीर्वाद लेकर घर से निकलते हैं, बिना यह जाने कि उनकी यह छोटी सी यात्रा आगे चलकर इस देश की सबसे मनहूस कहानी बनने वाली है। जैसे ही दोनों घर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मौसम अचानक करवट लेता है। आसमान में काले घने बादल छा जाते हैं और बेहद तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। बस स्टॉप पूरी तरह सुनसान पड़ा है। सड़क पर कोई सवारी नजर नहीं आ रही। हरे रंग की फेट कार की एंट्री। सुमन के चेहरे पर रेडियो स्टेशन पहुंचने की टेंशन साफ देखी जा सकती है, क्योंकि अगर वो समय पर नहीं पहुंची तो उसकी जगह किसी और को मौका दे दिया जाएगा। तभी बारिश के धुंधलेपन के बीच उनकी नजर सड़क से गुजरती एक कार पर पड़ती है। ये एक विंटेज स्टाइल की हल्के हरे रंग की फेट कार थी। बच्चे उसे रुकने का इशारा करते हैं। कार आगे निकल जाती है, पर फिर कुछ सेकंड बाद वो कार धीरे धीरे रिवर्स होकर वापस उनके पास आकर रुकती है। कार के अंदर दो अजनबी लोग बैठे थे। जब सुमन बताती है कि उन्हें ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पहुंचना है, तो वो मुस्कुराकर उन्हें लिफ्ट ऑफर करते हैं। बारिश से बचने और जल्दी पहुंचने की मजबूरी में दोनों बच्चे कार का दरवाजा खोलते हैं और अंदर बैठ जाते हैं। उन्हें लगा कि समस्या का हल मिल गया, पर असल में उन्होंने अपनी मौत की गाड़ी का दरवाजा खोल दिया था। इधर घर पर माता पिता रेडियो के सामने बैठे हैं। एक के बाद एक कलाकारों के गाने बजते हैं, पर सुमन का नाम कहीं नहीं लिया जा रहा। कार्यक्रम अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचता है और तभी रेडियो पर अनाउंसर ऐलान करता है, और अब आज शाम की हमारी आखिरी प्रस्तुति देने आ रही हैं दीपा। दीपा का नाम सुनते ही कर्नल अशोक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बिना एक सेकंड गंवाए उस तूफानी बारिश में अपनी स्कूटर उठाते हैं और रेडियो स्टेशन भागते हैं, पर वहां पता चलता है कि बच्चे तो वहां पहुंचे ही नहीं। अब मामला पुलिस तक पहुंचता है और यहीं से कहानी में एंट्री होती है सब इंस्पेक्टर जयप्रकाश जेपी की, जो शांत दिमाग से काम करने वाला बेहद समझदार अधिकारी है। अब कहानी हमें लेकर जाती है 8 दिन पीछे, बंबई मुंबई शहर में, जहां हमारी मुलाकात इस केस के असली गुनहगारों से होती है, बाबू और रज्जो। रज्जो स्वभाव से थोड़ा डरपोक किस्म का है, जो सिर्फ बाबू के पीछे पीछे चलता है। पर बाबू कोई आम चोर या गुंडा नहीं है। वो एक पक्का साइकोपैथ और बेहद हिंसक इंसान है, जिसे दूसरों को दर्द देने और खून बहाने में मजा आता है। एक सिनेमा हॉल के वॉशरूम में ये दोनों एक अमीर दिखने वाले आदमी को बिना किसी वजह के घेर लेते हैं और उसे जानवरों की तरह बेतहाशा पीटना शुरू कर देते हैं। मारपीट करने के बाद वो उसका बटुआ छीन लेते हैं, लेकिन जब बटुआ खोलकर देखते हैं तो उसमें मात्र 6 रुपए निकलते हैं। बाबू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और उसी पल उसके शैतानी दिमाग में एक बहुत बड़े जुर्म का बीज बोया जाता है, किडनैपिंग। अगले ही दिन बाबू अपनी खौफनाक योजना को अंजाम देता है। वो एक आलीशान घर से 10 साल के मासूम बच्चे जॉनी को किडनैप कर लेता है और 2 लाख रुपए की फिरौती मांगता है। पर जॉनी का पिता पुलिस को सब बता देता है।
जब बाबू पैसे लेने तय जगह पर जाता है तो सादे कपड़ों में पुलिस उसे चारों तरफ से घेर लेती है। बाबू चालाकी से धोबियों के इलाके में घुसता है और गीली भारी चादरें पुलिस वालों के मुंह पर फेंककर वहां से भाग निकलता है। खाली हाथ जब बाबू वापस अपनी झुग्गी पहुंचता है तो उसका दिमाग फट रहा होता है। वहां बैठा बच्चा जॉनी लगातार रो रहा था। बच्चे के रोने की आवाज बाबू के कानों में हथौड़े की तरह बज रही थी। बाबू का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो जाता है। वो अपनी जेब से एक बड़ा चाकू निकालता है। रज्जो उसे रोकने के लिए बाबू को पीछे से जकड़ लेता है। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई होती है, पर बाबू पर खून सवार था। वो बिना किसी रहम के उस 10 साल के मासूम बच्चे पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर देता है और जॉनी की सांसें हमेशा के लिए शांत हो जाती हैं। अब बंबई में रुकना मौत को दावत देना था, इसलिए उसी रात दोनों ट्रेन पकड़कर दिल्ली भाग आते हैं। दिल्ली पहुंचकर ये दोनों पूरी तरह कंगाल हो चुके थे। तभी रज्जो को अपने एक पुराने दोस्त प्यारे की याद आती है, जो एक सस्ते बार में अर्धनारीश्वर का गेटअप बनाकर गाना गाता था। उसी बार में चांदनी चौक का एक रईस और बिगड़ा हुआ शहजादा बल्लू सौड़ी चूर्ण वाला नशे में धुत होकर प्यारे के साथ गंदी हरकतें कर रहा था। यह देखकर बाबू का पारा चढ़ जाता है और वो बल्लू को एक जोरदार धक्का मारकर जमीन पर गिरा देता है। प्यारे खुश होकर उन्हें अपने किराए के कमरे पर पनाह दे देता है। बातों बातों में प्यारे बताता है कि बल्लू के पास पुश्तैनी हवेली और बेशुमार दौलत है। बस बाबू का लालच फिर जाग जाता है। देर रात बाबू और रज्जो प्यारे को साथ लेकर बल्लू की हवेली में घुस जाते हैं। वहां पैसों को लेकर बहस होती है और बाबू गुस्से में बल्लू सोढ़ी को तब तक पीटता रहता है जब तक कि उसकी सांसें नहीं रुक जाती। अपनी आंखों के सामने ये कत्ल देखकर सीधा साधा प्यारे डर के मारे भाग निकलता है। इधर बाबू और रज्जो को हवेली में कैश तो नहीं मिलता, पर वो दीवार पर टंगी पुरानी एंटीक तलवारें, जिस पर मोहनलाल सोढ़ी लिखा था, उतार लेते हैं और बल्लू की हल्के हरे रंग की फिएट कार चुराकर फरार हो जाते हैं। और यही वो कार थी जिसमें उन्होंने सुमन और साहिल को लिफ्ट दी थी। कहानी वापस वर्तमान दिल्ली में लौटती है। अगली सुबह एक चरवाहे को जंगल के अंदर कीचड़ में सनी हुई सुमन और साहिल की लाशें मिलती हैं। पूरी दिल्ली में हाहाकार मच जाता है। एक फौजी पिता, जिसने 1971 की जंग में दुश्मनों का सामना किया था, अपने ही बच्चों की लाशें देखकर घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ता है। सब इंस्पेक्टर जेपी के दिल में दुख से ज्यादा एक भारी पछतावा था कि काश कल रात उसने भारी बारिश के कारण सर्च ऑपरेशन न रोका होता। पर अब बारी थी कातिलों तक पहुंचने की। केस की बारीकियों को समझने के लिए जेपी फॉरेंसिक प्रमुख डॉक्टर विश्वजीत से मिलता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कोई ऐसी वैसी रिपोर्ट नहीं थी, बल्कि वो उन बच्चों की बहादुरी का जीता जागता सबूत थी। डॉक्टर बताते हैं कि बच्चों पर किसी छोटे चाकू से नहीं, बल्कि किसी भारी और पुरानी तलवार से हमला किया गया है। और सबसे बड़ा खुलासा तब होता है जब डॉक्टर कहते हैं, इंस्पेक्टर, हमें क्राइम सीन और कार के टूटे शीशे पर सिर्फ इन 2 बच्चों का खून नहीं मिला है, बल्कि 2 और अलग अलग लोगों के खून के सैंपल मिले हैं। ये सुनते ही जेपी की आंखें चमक उठती हैं। इसका सीधा सा मतलब था कि सुमन और साहिल ने मरते दम तक उन शैतानों के सामने घुटने नहीं टेके थे। उन दोनों मासूम भाई बहनों ने कातिलों का डटकर मुकाबला किया था और संघर्ष के दौरान उन्होंने उन दरिंदों को भी बुरी तरह घायल कर दिया था। जल्द ही पुलिस को खाई की झाड़ियों में फंसी वही हल्के हरे रंग की फेट कार मिल जाती है, जिसके अंदर से खून से सनी वही पुरानी तलवार बरामद होती है जिस पर श्री मोहनलाल सोढ़ी चूर्ण वाला लिखा था। इस ठोस सुराग के दम पर जेपी चांदनी चौक में बल्लू सोढ़ी की हवेली तक पहुंचता है, जहां बक्से के अंदर से बल्लू की सड़ी गली लाश मिलती है, यानी कड़ियां जुड़ चुकी थीं। जिसने बल्लू को मारा उसी ने बच्चों का कत्ल किया है। उधर बाबू और रज्जो को डर था कि प्यारे उनका राज खोल देगा, इसलिए वो नकली पुलिस वाले बनकर प्यारे को भी उठा ले जाते हैं। वो प्यारे को गुनहगार बनाने के लिए उसके हाथ में तलवार देकर एक दूसरी लड़की को मारने को कहते हैं, पर प्यारे कांपने लगता है।
तभी असली पुलिस के आ जाने पर बाबू रज्जो भाग निकलते हैं और प्यारे पकड़ा जाता है। प्यारे पुलिस के सामने रोते हुए बाबू रज्जो और बल्लू के मर्डर का सारा सच उगल देता है। अब जेपी को पता था कि वो किस स्तर के शैतान का पीछा कर रहा है। उसे खबर मिलती है कि दोनों वापस मुंबई भाग गए हैं। जेपी मुंबई पहुंचता है, जहां पता चलता है कि बाबू ने अपनी ही नर्स गर्लफ्रेंड मीना का सच जानने के शक में उसका सिर फर्श पर पटक पटक कर बेरहमी से कत्ल कर दिया है। दरिंदगी की सारी हदें पार हो चुकी थीं। इसके बाद सुराग का पीछा करते हुए जेपी फ्लाइट पकड़कर आगरा पहुंचता है। आगरा की तंग गलियों में चूहे बिल्ली का खेल शुरू होता है। पूरी आगरा पुलिस इलाके को सील कर देती है। बाबू और रज्जो पुलिस का घेरा तोड़कर भागते हैं और एक चलती हुई ट्रेन में कूद जाते हैं। लेकिन जेपी भी अपनी जान की बाजी लगाकर उसी ट्रेन के डिब्बे में कूद पड़ता है। डिब्बे के अंदर भारी भीड़ थी। जेपी झपट कर रज्जो को दबोच लेता है। खुद को घिरता हुआ देखकर बाबू हैवान बन जाता है। वो ट्रेन में बैठी एक छोटी सी बच्ची के गले पर अपना चाकू रख देता है और चिल्लाता है, पीछे हट जाओ, नहीं तो इसका गला काट दूंगा। पूरे डिब्बे में चीख पुकार मच जाती है। लेकिन जेपी कोई आम पुलिस वाला नहीं था। उसकी आंखों में खौफ नहीं, बल्कि उन बच्चों के लिए इंसाफ की आग थी। वो बाबू की आंखों में आंखें डालकर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। जेपी की यह निडरता देखकर बाबू एक सेकंड के लिए घबरा जाता है और उसी एक सेकंड का फायदा उठाकर पीछे से एक पुलिस ऑफिसर उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर जेपी बाबू पर एक भूखे शेर की तरह टूट पड़ता है। जेपी उस दरिंदे को इतनी बुरी तरह मारता है कि उसकी रूह कांप जाती है। आखिरकार दोनों कातिल सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। वीडियो के आखिरी हिस्से में कहानी हमें एक बार फिर उसी मनहूस शाम में ले जाती है, जहां कार के अंदर का असली खौफ दिखाया जाता है। कार में बैठते ही बाबू बैकव्यू मिरर से 16 साल की सुमन को गंदी नजरों से घूरने लगा था। सुमन को खतरा महसूस हुआ और उसने कहा, भैया हमें यहीं उतार दीजिए। पर बाबू ने कार की स्पीड बढ़ा दी। 14 साल के साहिल ने हिम्मत दिखाते हुए जब विरोध किया तो रज्जो ने सीट के नीचे से वो पुरानी तलवार निकाल ली। और यहां साहिल ने जो किया वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। साहिल ने उस तलवार को अपने नंगे हाथों से कसकर पकड़ लिया। तलवार की तेज धार से उसका हाथ पूरी तरह कट गया। खून की धार बहने लगी। इसी छीना झपटी में कार ने दूध वाले को टक्कर मारी और बाबू कार को जंगल के अंदर ले गया। जंगल में रज्जो ने साहिल पर तलवार से वार किया और वो जमीन पर गिर पड़ा। बाबू ने सुमन के साथ दरिंदगी की, लेकिन आबरू लुट जाने के बाद भी वो शेर दिल लड़की हार नहीं मानी। वो कीचड़ से उठी, पास पड़ा भारी डंडा उठाया और दोनों पर पागलों की तरह वार करने लगी। पर जब उसने अपने भाई की थमी हुई सांसें देखीं तो उसका हौसला टूट गया। और तभी पीछे से बाबू ने तलवार से वार करके उसकी आवाज हमेशा के लिए उसी जंगल के सन्नाटे में दफन कर दी। निष्कर्ष, अदालत सारे सबूतों और जेपी की शानदार इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए बाबू और रज्जो को फांसी की सजा सुनाती है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि एक छोटी सी लापरवाही और अनजान लोगों पर किया गया एक पल का भरोसा पूरी जिंदगी को राख में बदल सकता है। इसलिए सतर्क रहें, अजनबियों से सावधान रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।